और इधर से विरोध प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। जगह जगह पे हमारी धरना स्थली रहेंगी, कई साथियों का वहां पे जुड़ाव रहेगा और सरकार के खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे अगर सरकार ने हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया तो। और जो दिल्ली हम लोग क्यों जा रहे हैं उसका कारण मैं बताता हूं आपको, और दिल्ली ही क्यों जा रहे हैं उसका कारण सबसे मेन जानना जरूरी है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विज्ञप्तियां जारी होनी थी 30 सितंबर तक की। हमने अल्टीमेटम दिया था सरकार को और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया था कि 20 से 30 सितंबर के बीच में सारी विज्ञप्तियां जो है चिकित्सा विभाग की जारी हो जाएंगी, जिसमें हमारी 5 से 6 विज्ञप्तियां थी मुख्य रूप से। सारी विज्ञप्तियां तैयार है, सारा काम तैयार है। हमने रोस्टर चार्ट से लेके विज्ञप्ति का प्रारूप से लेके सब कुछ भिजवा दिया। एजेंसियों से एग्रीमेंट भी हो चुका है। ये थी पहले सीएचओ वैकेंसी थी, तो सीएचओ वैकेंसी के लिए मैं आपको पूरी अपडेट बताऊंगा, नई सीएचओ के लिए। और जो लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, मेडिकल ऑफिसर और एएनएम सारी भर्तियां जो और अदर जो वैकेंसीज है सबके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किसमें क्या चल रहा है और क्या क्या अभी होना है। साथियों, साथ ही कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो हमारे चिकित्सा विभाग के अंदर बहुत बुरी तरह से अंदर घुसी हुई है और उसको पूरी तरह से खोखला करती हुई जा रही है और शोषण को बढ़ाती हुई जा रही है। उस शोषण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम है साथियों। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि साथ दीजिएगा साथियों। बहुत जबरदस्त लड़ाई अब हम शुरू करने जा रहे हैं और इस जबरदस्त लड़ाई के लिए आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। और साथियों, मैं इन दिनों में ओबीसी आरक्षण वाले जो ओबीसी आरक्षण भर्तियों में जो है उसमें जो एक बड़ी धांधली सरकार ने की ओबीसी के युवाओं के साथ, उसके खिलाफ भी एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर थे। और उसमें कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जो जनप्रतिनिधि थे हमारे, उन सभी ने जाके वार्ता की और उसका समाधान भी निकाला। साथ में वार्ता में हालांकि मैं भी गया था, हेमंत गेरा जी से और कुलदीप रांका जी से तो मैं भी मिला था, लेकिन जो मैं युवाओं को लेके गया 22 गोदाम से हम शहीद स्मारक तक गए साथियों, रैली के रूप में। जो मेरे साथ युवा थे वो सारे वहां से रैली के रूप में गए और 1500 से 2000 युवाओं ने जो ये साथ दिया। 1000 से ऊपर युवा तो कम से कम थे ही, आप सभी को पता है। और लगातार वहां पे पहुंचे, फिर वहां पे एक पूरा सभी यूनाइट होके पूरे राजस्थान से जो युवा आए थे तो वहां पे रैली के रूप में पहुंचे और सारे युवाओं ने एकजुट होकर फिर उस लड़ाई को 15 से 20 हजार युवाओं ने वहां पे सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि इसका तुरंत प्रभाव से हम समाधान करेंगे जल्द से जल्द, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन शैडो पोस्ट क्रिएट करना प्लस स्कॉलरशिप का इशू एक और है जो सोल्व होना चाहिए। भाई, जिनकी ये ओबीसी ही नहीं अदर कैटेगरीज में भी नुकसान हुआ है साथियों, आप इसको ओबीसी का आंदोलन मत लीजिएगा, क्योंकि सभी वर्गों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं, आपको पता है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी, सभी के लिए, और जनरल के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं साथियों। आप सभी को पता है, वैकेंसी निकलवाते हैं, सभी के लिए निकलवाते हैं। समस्याओं का समाधान होता है, सभी के लिए होता है साथियों। आपको ध्यान होगा, ये वही मैटर है जिसकी वजह से सारी भर्तियों में प्रॉब्लम्स आ गई साथियों। जो ये वही मैटर है जिसकी वजह से सीएचओ में भी एक बार दिक्कत आई थी, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन में भी दिक्कत आई थी, और 2018 से 2022 तक की जितनी भी वैकेंसियां सब में दिक्कत आई। केवल अपनी इन 4-5 भर्तियों में जो मैंने कंप्लीट करवाई है उनमें दिक्कत नहीं आई। और याद होगा आपको, मैंने इसी मैटर में आज से करीब 1 साल पहले 10-12 महीने पहले एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें ये भर्तियां पूरी की पूरी कोर्ट में अटकने को हो गई थी। और उस ओबीसी वाले मैटर को सोल्व किया, एमबीसी वाले मैटर को सोल्व किया, और जो सर्टिफिकेट्स की जो समय सीमा का मामला था वो मैटर मैंने सोल्व किया मुख्य रूप से, और कहीं भी भर्तियों को नहीं अटकने दिया साथियों। और आज चिकित्सा विभाग के अलावा जितनी भर्तियां हैं सारी की सारी अटक गई, सारी की सारी अटक गई, सब कोर्ट में जाने को हो रही हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आपका भाई भरत बेनीवाल, जिसने राजस्थान की एक भी भर्ती इन मैटर्स की वजह से नहीं अटकने दी, और सर्टिफिकेट, ये ओबीसी का अकेले का आंदोलन नहीं है, ये सभी का आंदोलन है। सर्टिफिकेट एक बार ही बनना चाहिए, लेकिन जब वो नौकरी लग जाए या क्रीमिलेयर में आ जाए या किसी भी तरह से, तो उसका ऑनलाइन अपडेशन होना चाहिए। तो परमानेंट ये ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सबका एक परमानेंट इलाज इसका होना चाहिए। ये सर्टिफिकेटों के लिए जो समय सीमा का ये सिस्टम भी बाद में खत्म हो जाएगा, तो इसको ऑनलाइन किया जाए पूरी तरह से, और इसको रिन्यूअल भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। और जो भी अगर कोई नौकरी लग जाता है उस दौरान बीच में या कुछ वो आ जाता है क्लियर में, तो ये सारा इशू था, तो ऑनलाइन वो अपडेट कर दे और उसको अपग्रेड करवा ले। तो साथियों, इस तरह की जो है सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, जिससे ये सॉल्यूशन ही हो जाए परमानेंट।
दूसरा, मैंने फास्ट ट्रैक न्यायालय भी मैं चाहता हूं कि एक अलग से फास्ट ट्रैक न्यायालय हो कि भर्तियों जितनी भी कोर्ट में जाती है, चाहे वो आरक्षण के मामले में जाती हो, चाहे डिलीटेड क्वेश्चंस की वजह से जाती हो, किसी और रीजन से जाती हो, सारी की सारी सॉल्यूशन एक न्यायालय अलग से भर्तियों के लिए होना चाहिए। ये मांग अभी तक किसी ने नहीं की, सिर्फ मैं ही इसमें लगा हुआ हूं। फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून के लिए भी सबसे बड़ा अभियान अपन ने चलाया था उस वक्त, और जो अपन ने जो मांग रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई, उसमें सरकार ने कुछ हद तक बेवकूफ बनाया। साथियों, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया है। ये अभी समय सीमा वाला मामला चाहे एमबीसी के साथ हो, चाहे ओबीसी के साथ हो, ईडब्ल्यूएस के साथ हो, एससी एसटी के साथ तो चलो कम आ रहा है वो इशू, लेकिन सभी के साथ आ रहा है। तो इस सभी का समाधान हमें करवाना है, और कुछ हद तक कल मुख्यमंत्री ने कर दिया। बाकी अब आगे जल्द से जल्द हम और करवाने का प्रयास कर रहे हैं सभी का, जिसमें वीडियो, पशुधन सहायक और जो ये वैकेंसी कंप्यूटर अनुदेशक, तीनों भर्तियों का कल उन्होंने आश्वासन दिया है। हरीश चौधरी जी ने गए थे, मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी जो मुख्यमंत्री से मिले थे, और उसके बाद में कुलदीप रांका जी से और हेमंत गेरा जी से भी उन लोगों ने हमें मिलवाया था, जो प्रतिनिधिमंडल था, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 100% उनका सबका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और उस सॉल्यूशन के पश्चात मैं भी साथियों आपसे कह सकता था कि आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, और मेरे साथ भी ओबीसी के कई साथी लोग आने के लिए तैयार थे, मैं आंदोलन में ले जा सकता था सभी को। लेकिन साथियों, जो चीज हो रही है वो हो जाना ही अच्छी रहती है, और उसको करवाना अपना ध्येय है। उन भाइयों को यूज करना हमारा उद्देश्य नहीं है। साथियों, अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक नंबर चीज ये हो गई साथियों। अब जो मेनली जो ये तो हो गए विसंगतियां हैं, जो विसंगति जो है उनका निराकरण अभियान है। एक तरीके से ये विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी विसंगति संशोधन अभियान, आपको मैंने इसमें देख लिया होगा आपने, इसमें चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, कंप्लीटली लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। ये एक बड़ा अभियान है हमारा, ये भी इसमें चलेगा। साथ में साथियों आप लोग देख लीजिए आरक्षण प्रमाण पत्र वाले, और ये सारी चीजें आपके सामने रख दी है। साथियों, इसके साथ ही सबसे बड़ा जो इसमें मामला रख रहे हैं हम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को परमानेंट कराने का, नियमित कराने का, क्योंकि 5 साल का बॉन्ड पेपर सरकार ने भरवाया है। अब मैं आपको बता दूं हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं। दिल्ली जाने के एक तो रीजन ये बता दें कि भाई आला कमान, ये कहते हैं हम आला कमान जो है वो ही इनका सारा फैसला करती है। रोज बातें आती हैं, मुख्यमंत्री खेल रही है पूरी सरकार। कभी वो कहता है मुझे मुख्यमंत्री कहता है, वो कहता है मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कोई कहता है मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कोई कहता है इस जाति का मुख्यमंत्री होता है, कोई कहता है इस जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री, आज हमने विधायकों को इसलिए जिता के भेजा था कि वो इस तरह के खेल खेलें? कोविड में वो होटलों में पड़े रहे, उसके बाद जब भी हमें जरूरत पड़ी, आम जन को आवश्यकता पड़ी, हमेशा वो लोग इसी तरह से करते गए। साथियों, जब भी युवाओं को केवल बेवकूफ बनाया गया, भर्तियों की घोषणाएं होती गई, लेकिन भर्तियां अभी तक कोई भी पूरी नहीं हुई है चिकित्सा विभाग के अलावा। मैं आपको बता देता हूं साथियों, जितनी भर्तियां पूरी हुई है तो वो सारी की सारी चिकित्सा विभाग की हुई है। 6 भर्तियां, उसमें भी अभी तक पेंडेंसी है। चाहे एलटी आरटी की भर्ती में एक सूची और जारी होना बाकी है, सीएचओ की एक वेटिंग जारी और होनी बाकी है, जबकि स्पोर्ट्स की सूची उसमें जारी होना बाकी है। साथियों, साथ में जो ब्रिज कोर्स साथी लोग कर रहे हैं उनकी नियुक्ति होना जरूरी है अभी। साथियों, उसके बाद आपको मैं बता दूं, जितने भी साथी लोग हैं जो प्रयोगशाला सहायक में वंचित रह गए थे, उनका भी अभी तक एक सूची और जारी होनी बाकी है, कोर्टों का सभी का समाधान होके। उसके अलावा साथियों, आपको पता है कि ईसीजी की 5 लोगों की सूची जारी हो गई, जो हमारी लगातार सफलता थी। भागदौड़ कर रहे थे, ईसीजी की भर्ती लगभग हम कंप्लीट करवा लाए, और उन बैकलॉग के पदों को और कुछ और पहले वाले पदों को जुड़वाकर नई विज्ञप्ति भी हम उसमें जारी करवाएंगे। साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की भी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आला कमान के पास जाने का रीजन बता देता हूं। हम लोग इन सभी भर्तियों को लेके जा रहे हैं, और जब राजस्थान सरकार इनको नहीं निपटा पा रही, या आपस में ही लड़ते लड़ते नहीं थक रहे, तो जब इनका मैटर आला कमान निपटा रहा है, तो मुझे भी लगता है, ऐसा लगता है कि भी हमारे मैटर्स को भी आला कमान ही निपटाएगा। हम वहां दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं मैं, और साथियों मैं साइकिल यात्रा लेके जा रहा हूं, और सरकार को आगाह करने जा रहे हैं। बाकायदा वहां पे ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे इंडिया की जो कांग्रेस है, उनको जो लीड करने वाले लोग हैं, चाहे वो वेणुगोपाल जी हो, चाहे तारिक अनवर जी हो, चाहे अदर जो महासचिव जितने भी हैं जो डील करते हैं, मुकुल वासनिक जी हो, चाहे ऊपर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से जो भी लोग, हम लोग उन सभी से मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे, ताकि वो निर्देशित करें राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को, कि भी ये मुख्यमंत्री जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये भी नहीं चलना चाहिए। प्लस जो है एक तय होना चाहिए, व्यक्ति जो भी है एक स्टैंड होना चाहिए आप लोगों का। दूसरा,
जो मुख्य रूप से युवा जिन चीजों की वजह से तंग है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें ताकि अब ये आंदोलन जो है, इसको आप वीडियो जितने भी आगे आए आप लोगों के पास आंदोलन जो हो, उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा साथियों, क्योंकि मेरे चिकित्सा महकमे को बदलने के लिए मैंने जो कसम खाई थी उसमें केवल 3 से 3.5 महीने बचे हैं साथियों, और मैं इस 3 महीने में इस सिस्टम को पूरे को बदल के रख दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली के बाद हम लोगों का कूच आगे, अगर ये समाधान नहीं करते हैं तो अगले जो ये अब अक्टूबर है पूरा, इसमें अंत से पहले पहले एक बड़ी सभा राजस्थान में रखी जाएगी, और हम तभी उठेंगे, आगे धरना हमारा रेगुलर चलेगा, तभी उठेंगे जब हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा साथियों। ये हमने तय कर लिया है, और नई विज्ञप्तियां जो है वो सारी की सारी जारी होनी चाहिए। सबसे मुख्य रूप से स्टार्टिंग में मैं बता दूं, कुछ चीजें तो मैंने बता दी, सीएचओ की जो विज्ञप्ति है वो जारी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो हमारा ध्येय रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जितने भी हैं, उन सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को नियमित किया जाए, क्योंकि 5 साल का बॉन्ड पेपर उन लोगों से भरवाया गया है, और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 5-5 साल आप लोग, हमारे जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनको जो है आप लगा के रखें, फिर एंड टाइम पे आप लोग कुछ भी कह दें कि भी हाँ चल अब नहीं रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। तो ये तो खैर संभव ही नहीं है, राजस्थान सरकार में आज तक जो लगा है वो हटा नहीं है, लेकिन क्योंकि 3-4-6 महीने कोई लगा हो, 8 महीने लगा हो, उस 1 साल से पहले पहले किसी को हटा दिया हो तो बात अलग होती है। लेकिन ये पूरी केंद्र सरकार से भी आपने देखा होगा, मैं पिछले महीने लगातार दिल्ली 15 दिन पड़ा रहा था, उसका आपने देखा था, गाइडलाइन भी जारी हुई थी। गाइडलाइन के साथ साथ आप लोगों ने जो नियमितीकरण के लिए केंद्र सरकार से भी हमने लिखवा के और इनकी तरफ भिजवाया था, राज्य सरकारों को, सभी को, आपको सभी को पता है, निर्देशित करवाया था, और मैंने वीडियो में बता दिया था कि राज्य सरकारों को निर्देशित या नोटिस भेज दिया जाएगा, और हम लोग लगातार उसमें संघर्ष कर रहे थे साथियों, सीएचओ के जितने भी साथी हैं उनके लिए। बाकी साथियों, जितना इंसेंटिव है वो 6 महीने का एक साथ आ रहा है, आप चिंता ना करें। जितनी सैलरीज के इशू थे वो भी धीरे धीरे मैंने सॉल्यूशन करवा दिए। अब ट्रेनिंग फंड, जो प्राइवेट ट्रेनिंग फंड है, वो भी अब निपटने वाला है साथियों। उसी की वजह से सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था मेरे को, और मैं इतना ज्यादा गुस्से में उस बैटर की वजह से, इतनी मुश्किल से तो हमने ये जीत हासिल की कि सभी को प्राइवेट कॉलेज में युवाओं को फंड, खुद को ट्रेनिंग फंड मिलेगा। साथ में प्राइवेट कॉलेज वालों ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी इस फंड को रोको, क्योंकि उनको मिल नहीं रहा था फंड में कुछ भी, तो ट्रेनिंग फंड जो है उन्होंने रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसी भी हाल में उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब कुछ कॉलेजेस में तो ट्रेनिंग फंड आ गया, जितने भी अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी उनके पास, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा फंड आने की जल्द से जल्द संभावनाएं हैं। बार बार ये अकाउंट नंबर जानबूझ के कॉलेजेस वाले गलत भेजते हैं, कुछ भी गड़बड़ करते हैं, फिर उनमें छोटी मोटी जीरो की मिस्टेक कर देते हैं, और 1-2 युवाओं की गलत होने की वजह से क्या है, सारे लोगों का वो रुक जाता है, फिर वापिस आता है बैंक से, फिर वापिस उसको क्लियर करके भेजते हैं, फिर उसमें कोई मिस्टेक निकाल, तो ये चीज गलत है। रजिस्ट्रार साहब से मैं क्लियर तरीके से कह के आ गया हूं, आखिरी चेतावनी मैंने दे दी है कि अब ट्रेनिंग फंड के मामले में मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अब की बार आऊंगा तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर भूचाल आएगा, ये मैंने चैलेंज की तरह से कह दिया, इनको साफ पूरा चैलेंज करके कह दिया साथियों। अब की बार अगर ट्रेनिंग फंड में अब लेट हुई, ये 4 दिन की छुट्टियां जरूर आ गई साथियों, ट्रेनिंग फंड हो सकता है भाई, इससे पहले तो आने की संभावना मुझे नहीं लग रही, लेकिन 1-2 दिन में आने शुरू हो जाएगा। लेकिन साथियों, इंसेंटिव भी जल्दी आ रहा है, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रही है। अब साथियों, यूनियन का काम होगा, नियमितीकरण का काम होगा। 9 तारीख को हम बड़ी बैठक करने की सोच रहे हैं यूनियन के मामले में, और मैं ये चाहता हूं कि सभी जिलों में कम से कम जो लेटर पैड है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, वो तो सभी जिलों में भेज ही दिए जाएं। साथ में जो साथी लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं पूरे राजस्थान के, हर एक जिले के, हर एक ब्लॉक स्तर के, उन सभी डेलीगेट्स के उन पे नाम, लेटर पैड पे एक साइड में नाम सभी के, और वो उसके हिसाब से अब चालू करेंगे काम, क्योंकि जरूरत पड़ती है, लेटर पैड्स की भी जरूरत पड़ती है। आप यूनियन, मैं मानता हूं यूनियन की भी जरूरत रहती है, लेकिन हमें इस तरह की यूनियन नहीं बनानी कि 150 यूनियन चल रही है। यहाँ एसएमएस से डील होती है पूरे राजस्थान की, नर्सिंग कर्मचारी संघ हो, चाहे फार्मेसी कर्मचारी संघ हो, चाहे कितने भी हो, खूब बने हुए हैं साथियों, कोई गिनती नहीं है, काम कुछ करते नहीं है। 90% का सिर्फ रसीद काटने का काम है, पैसे और चंदे उगाने का काम है। वो काम हमें नहीं करना साथियों, हमें जो करना है बिल्कुल प्रोफेशनली करना है, एंड वी आर प्रोफेशनलिस्ट, आपको पता है, और हम उस काम को भी उसी तरीके से करेंगे, पूरे पैशन के साथ भी करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ भी करेंगे। तो साथियों,
मैं, आप चिंता मत करो, मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूं इस मामले में कि हर एक ब्लॉक स्तर पे एक मजबूत विंग बने, मजबूत, आप लोगों का अध्यक्ष भी आप लोग ही चुनेंगे, सारा काम आप लोग करेंगे। मैं आपका बड़ा भाई संरक्षक के रूप में, क्योंकि मैंने गोद लिया मेरे पूरे सीएचओ को, तो मैं उनके लिए रोज बोलता हूं। कई लोग कहते हैं आप तो केवल सीएचओ के लिए बोलते हो। साथियों, वो मेरा खुद का कैडर है, हम लेके आए उस कैडर को 15-16 से मेहनत करके, और हम उसको पूरे सिस्टम में पूरी तरह से जब तक इंप्लीमेंट नहीं कर देंगे, यानी परमानेंट नहीं करवा देंगे, जब तक मैं उन साथियों को हमेशा ही गोद रहेंगे, तो पूरे आजीवन जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन जब तक परमानेंट नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा साथियों। अब इसके लिए भी हम दिल्ली जा रहे हैं, तो आला कमान से कहेंगे कि इनको परमानेंट के लिए आप राज्य सरकार को निर्देशित कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो निर्देशित कर दिया कि राज्य सरकार अपने बेस पे परमानेंट कर सकती है। तो इस मामले में अलग अलग जो जितने भी स्टेट्स हैं, जिनकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं, वो भी हम ले जाकर आला कमान तक पहुंचाएंगे। इनकी आला कमान जो है, क्योंकि हर बात ये आला कमान से ही पूछ रहे हैं आजकल, तो वो आला कमान से हम भी मिलकर देखते हैं कि वो क्या समाधान करते हैं और क्या नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो हमें करवाना आता है साथियों। हमारा नियम है, पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दे दनादन। और आपको पता है कि भरत बेनीवाल जो चीज ठान लेता है वो करके छोड़ता है। साथियों, जितने भी सीएचओ साथी हैं, अगर लाइक करते हैं भाई को तो शेयर जरूर करना वीडियो, ताकि हर एक साथी तक ये बात पहुंचे और हमारा जो आंदोलन है नियमितीकरण का उसको भी मजबूत किया जा सके। साथियों, इसके अलावा जो दूसरी चीज मैं बता दूं, इसके अंदर जो सीएचओ की वेटिंग है वो भी जल्दी निकलवाएंगे। सेकंड वेटिंग, एक वेटिंग आ गई और दूसरी भी निकलवाने की तैयारी कर ली है। और वेटिंग में भी मैंने उन सभी साथियों को बता दिया था, मैंने अलग से वीडियो भी डाला था। आरयूएचएस का भी डाटा जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी इसके बाद तुरंत जो है मनोज कुमार शर्मा जी भेज देंगे वहां से, और रजिस्ट्रार साहब से भी हमने बात कर ली, वो भिजवा दिया जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर छुट्टियां खत्म होते ही। तो साथियों, जल्दी उसका समाधान होगा। उसके अलावा साथियों, जितने भी सीएचओ की नई वैकेंसी आनी है जैसे, तो उसकी बता देता हूं। विज्ञप्तियां हैं, विज्ञप्ति जारी करो अभियान अपन लोगों ने चला रखा है साथियों। उस विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत हमने जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात की है, सभी से हम पत्र लिखवा रहे हैं, जितने भी विधायक हैं। आप सभी को पता है, विधायक यानी नेता जगाओ अभियान भी हमने चला रखा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सभी को हम लोग जा के ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे पत्र लिखवा रहे हैं कि भाई एक तो सीएचओ को नियमित करो, एक ये विज्ञप्तियां जारी करो, साथ में ये ओबीसी वाले आरक्षण के मामले में भी हम लोग दे रहे हैं। तो जो समस्याएं हैं, नई विज्ञप्तियां जारी करानी हो, चाहे उन कई और भर्तियां प्रक्रियाधीन, उनको भी पूरा करवाने का काम हो, सभी को काम पूरा करवाने के हिसाब से हम लोग लगातार लगे हुए हैं। तो साथियों, सीएचओ की नई विज्ञप्ति जारी करने का 30 सितंबर तक का आश्वासन था अपने पास, लेकिन साथियों इन सरकारों की गलत नीतियों की वजह से ही हम इस आंदोलन को शुरू वापस कर रहे हैं, बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अब विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत विधायकों को तो जगाने का काम रहेगा, मंत्रियों को 200 के 200 विधायक को हम ज्ञापन देंगे, और जो भी साथी और कोई मदद करना चाहता है तो वो जाके अपने विधायक को जो लेटर पैड है वो हम भेज देंगे उनको, और सभी अपने अपने विधायकों को विज्ञप्ति जारी कराने के लिए जो है लेटर दे। इसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेटों का घेराव करेंगे, और साथ ही जो दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली से वहां से भी निर्देशित करवाएंगे सरकार को। सरकार हमें वार्ता पे बुलाती है तो हम भी मोस्ट वेलकम है, सरकार हमें बुलाए और बात करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ये बहुत खतरनाक और घातक साबित होने वाला है अभी जो हम करने वाले हैं थोड़े दिन में, क्योंकि इसके बाद हम आला कमान से मिलेंगे, फिर लगातार धरने पे भी बैठेंगे, फिर सभा भी करेंगे जयपुर में, और फिर भी समाधान नहीं होता है तो गुजरात और हिमाचल दोनों जगह पे हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनकी बैठक बुलाई जा रही है, और हम बड़े स्तर पे इस आंदोलन को करेंगे। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा गुजरात का और हिमाचल का जहां पे हम नहीं जाएंगे और प्रचार नहीं करेंगे, ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी। ये मान लीजिएगा कि कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देंगे, क्योंकि आप लोग तो मुख्यमंत्री लड़ने में ही बिजी हो, तो आप लोगों को तो समय ही कहां है। और जैसे ही मुख्यमंत्री चेंज होने की संभावना होगी, मंत्री चेंज हो जाएंगे, मंत्री चेंज होंगे, फिर से अधिकारी चेंज होंगे, कम से कम 5 से 6 हेल्थ सेक्रेटरी देख लिए मैंने मेडिकल विभाग में अभी तक। और सबसे बड़ा, सबसे मेन जो पूरे डिपार्टमेंट को डील करने वाला व्यक्ति होता है, हेल्थ सेक्रेटरी होता है, एसीएस होता है साथियों, वो बार बार चेंज होगा। आप उसके बावजूद हमने भर्तियां पूरी करवा ली है, बहुत बड़ी जीत है हमारी साथियों। लेकिन उसके बाद वो हुए, चलो ठीक है, उसके बाद नीचे अतिरिक्त निदेशक भी चेंज हुए, जैसे मुकुल शर्मा जी हटे तो फिर सुरेश नवल जी आ गए, डीएस 3 के भी ज्यादातर अधिकारी चेंज हो गए। उसके बाद नीचे जैसे एनएचएम के एमडी साहब भी, अब तक 5 या 6 एमडी चेंज हो चुके, बार बार कभी कोई आ जाता है, कभी कोई पीडी तो 6-7 ही चेंज हो गए। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है साथियों। उसके बावजूद हम लोग सीएचओ को पूरी करवा लाए, अदर वैकेंसी, एलटी, आरटी और जितनी भी वैकेंसीज हैं
मेडिकल विभाग की सारी पूरी करवा ले, एमओ की भर्ती पहले वाली पूरी करवा ले। साथियों अब 840 भर्तियां एमओ की जल्द से जल्द आनी थी, लेकिन डॉक्टर नीरज जो है, जिनके पास समय नहीं है, उनके पास पहले से कई प्रोजेक्ट्स हैं। डॉक्टर भंडारी जी से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अगर कन्वीनर चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉक्टर नीरज के पास पहले से जो कन्वीनर है, जो इस भर्ती के लिए एमओ के लिए कन्वीनर बनाया जिनको, उनके पास समय ही नहीं है, तो आप दूसरे किसी कन्वीनर को लीजिए। और दिक्कत ये आ रही है कि पहले वाले जो कन्वीनर है वो कई 2 4 3 भर्तियों में रह गए लगातार कन्वीनर, तो लगातार एक व्यक्ति को इतनी भर्तियों में कन्वीनर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो कन्वीनर बनते ही और बुकलेट का वो जो भी है जमा होते ही फटाफट जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना थी। आज से 1 महीने पहले विज्ञप्ति जारी होने वाली थी, लेकिन सिर्फ मीटिंग्स में आके और छोटे मोटे साइन और फॉर्मेलिटीज करनी है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जल्द से जल्द एमओ की विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए मीटिंग भी हुई है परसों, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीक में हर हाल में विज्ञप्ति जारी हो, नहीं तो सरकार को बहुत बड़े बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। साथियों, इसके बाद अलावा लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर हो, चाहे एमओ हो, चाहे सीएचओ हो, तो ये चारों 5 भर्तियों में, एएनएम भर्ती हो, सभी में हम लोग पद भी बढ़वाएंगे। सभी भर्तियों को लिखित परीक्षा से भी कराने का चल रहा है, ताकि कोई फर्जी व्यक्ति इनमें नहीं घुस सके। और मैं आपको अब भी कह रहा हूं, जिस दिन मेरिट पे हो गई, मैं 100% कह रहा हूं, आप लिखवा लेना, आपके पास गिनती नहीं मिलेगी रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की। यहाँ पे राजस्थान में साथियों, वहां की पैरामेडिकल काउंसिल्स में वो फर्जीवाड़े से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, फिर मजबूरन यहाँ की पैरामेडिकल काउंसिल को उन रजिस्ट्रेशन को, अगर वो उस पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, चाहे एमपी में या यूपी में, और वो चाहे फर्जी है, तो इस काउंसिल की मजबूरी है कि वो इस काउंसिल में अगर वो अप्लाई करता है वो अभ्यर्थी, तो उसको मजबूरन इनको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। वहां से एनओसी मंगवाते हैं, बस ओनली वहां से ये वेरीफाई करवाते हैं कि भी एमपी में ये बच्चा रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो वो फिर मजबूरन इनको एलिजिबल करना पड़ता है। तो साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये आप नहीं समझ पाओगे इस गणित को, हम समझते हैं, क्योंकि हमने पिछली भर्ती देखी है। और इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की वजह से फिर फर्जीवाड़ा रुका हुआ है, नहीं तो दूसरे राजस्थान की दूसरी भर्तियां हैं उनमें तो बहुत बुरी स्थिति है। बाहरी राज्यों का जो कोटा भी निर्धारित नहीं है उनमें, तो इसकी वजह से बाहरी राज्यों से एक के बाद एक लोग, ऐसे लोग आते हैं और फर्जीवाड़ा करके चले जाते हैं। साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे, 100% फर्जीवाड़ा रोकने में हम कामयाब रहेंगे। नहीं तो ये भर्ती अगर मेरिट आधार पे हुई तो 2 साल 3 साल ऐसे ही अटकी पड़ी रहेगी, और तरह से तुम्हारे वंचित रह गए आरयूएचएस और आरपीएमसी के जो बिल्कुल वैलिड छात्र, जो 2 साल का डिप्लोमा 6-6 साल में करके निकले थे बेचारे, आज उनके साथ जो विश्वासघात हुआ, जो रियल में संघर्ष कर रहे थे इस भर्ती के लिए, वो आज तक भी वंचित हैं। उनके लिए भी मैं प्रोसेस करवा दी है, ईसीजी की लगभग निकली गई है नियुक्ति का वो आदेश, और उनका भी लगभग कई लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि उनको भर्ती बाइंड अप कर रहे हैं। साथियों, कोई भर्ती बाइंड अप नहीं हो सकती जब तक आपका समाधान नहीं होगा। 4 तरह की लिस्टें यहां से जानी है तैयार होकर, वो चली जाने की बिल्कुल आखिरी उम्मीद पे हैं। साथियों, अपन को सब्र बरतना होगा, धैर्य का फल मीठा होता है, आपको ध्यान है। तो साथियों, आप लोगों की जल्दी सूची भी जारी होंगी, और अधीनस्थ बोर्ड में भी हमारी बात हो रखी है। आपके जो अपात्र व्यक्ति है उनकी भी लिस्ट जाएगी अभ्यर्थियों की, साथ में जो कोर्ट केसेस से जो समाधान हो सकते हैं उनका भी, प्लस जो फर्जी बाहर हुए थे उनकी जगह भी कितने पद होते हैं टोटल मिला के, वो सारी क्लियर स्थिति हो जाएगी। साथियों, आप बिल्कुल चिंता ना करें। साथियों, हर तरीके से संघर्षरत हूं मैं आप लोगों के लिए, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी तरह से मैंने तो आपके लिए बैकलॉग की भी पहले फाइल चलवाई थी, और उसके बाद 2-2 बार फाइलें चली है साथियों। और जो पद वृद्धि हुई थी, कई लोगों को यह लगता है कि अगली भर्ती में पद वृद्धि जो जुड़वा रहे हैं ये 369 और ये जो 83 वाले पद रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन में, कई लोग कह रहे हैं फलाना वृद्धि करा दी, ये करा दी। अरे भैया, फाइल तो हम चलवा के लाए हैं, हमें पॉसिबल नहीं हो पाई, अगले साथियों को मिल गई। दोनों में से लाभ, हमारे अभ्यर्थियों को लाभ मिलना चाहिए इस चीज का, आरयूएचएस और आरपीएमसी के अभ्यर्थियों को, तो वो मैं पूरा प्रयास करता हूं साथियों हर जगह पे, और वो हमें मिलता भी है। साथियों, उसके अलावा जो एलटी आरटी और ईसीजी में कोई भी वैलिड अभ्यर्थी है और वो वंचित रह गया था, तो उस अभ्यर्थी को भी न्याय दिलवाने का हम काम करेंगे। साथियों, अब मैं बता दूं आपको, सीएचओ की जो नई विज्ञप्ति है वो 30 सितंबर तक की इन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं हो पाई। उसकी वजह से हम लोग अब चढ़ाई कर रहे हैं इन पे। राइसेम से भी बात लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक बड़ी छोटी सी दिक्कत ये आई थी कि भाई फॉर्म फीस कितनी रखनी है। अब राइसेम ने जो फॉर्म फीस थी उसका क्राइटेरिया इनको बता दिया कि भी हम लोग इतनी फॉर्म फीस लेंगे एक बच्चे की, क्योंकि राइसेम एक एजेंसी है और वो भी आगे इस एक एजेंसी को देती है पूरा काम। तो राइसेम एक इंस्टीट्यूट है एक तरीके से, तो वो भी आगे देती है पूरा का पूरा एजेंसी को काम। तो ये एजेंसियों में टेंडरिंग होती है कि भाई कितने रुपए लेगी एजेंसी उस भर्ती को फॉर्म फिल करवाना, भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाना, डीवी करवाना, सारे कामों के हिसाब से ये लोग पूरा का पूरा काम करते हैं, और उस काम के ये एक पैसे लेते हैं। तो पर बच्चे से पर अभ्यर्थी से कितना फीस लेनी है वो एक डिसाइड होना बाकी था
अधीनस्थ बोर्ड से एग्रीमेंट हो गया था, बकायदा एक पैसे तय हो गए थे, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने मार्च अप्रैल तक परीक्षा कराने के लिए साफ मना कर दिया था कि हम मार्च अप्रैल तक भी परीक्षा नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा लोड है। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड ने उस वक्त कहा था और उसकी वजह से सारी समस्या आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मैं अधीनस्थ बोर्ड का एक तरीके से एक बहाना मानता हूं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड चिकित्सा विभाग की भर्तियों को कराना ही नहीं चाहता है, सच्चाई है। क्योंकि रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन तो करा ही सकते थे, लेकिन पहले आरटी और एलटी की भर्ती में जिस तरह से जो ये युवा साथी, अभी कई कुछ एक लोग कहते हैं लिखित से मेरिट से, आपको बता देता हूं साथियों, अगर लिखित से होती ना तो आज से 3 महीने पहले ये भर्ती अगर तरीके से होने देते आप लोग तो 100% हो जाती। और वही सीएचओ में अब दिक्कत आ रही है क्योंकि वो चेयरमैन साहब कहते हैं चिकित्सा विभाग से हमारा पता नहीं पटरी नहीं बैठती, असमंजस रहता है पूरा सिस्टम। तो क्योंकि वो परेशान हो चुके, बार बार हर भर्ती में वो लोग परेशान करने के अलावा कोई काम इनको करते नहीं है अपने स्वास्थ्य विभाग वाले, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो साथियों, सीएचओ की विज्ञप्ति इसलिए ये भी उन्होंने रोकने के नाटक किए थोड़े से, और अब तक शायद फॉर्म भी भरवा चुके होते, सारे काम हो चुके होते, लेकिन सिर्फ यही कि मार्च अप्रैल का के से लगभग 12 तारीख को, पिछली 12 तारीख को हर एक बिंदु पे चर्चा हो गई। वो वित्त वाला मैंने बता दिया, वित्त विभाग में फाइल गई है सिर्फ इसीलिए कि वो फॉर्म फीस डिसाइड होने के हिसाब से कि भी पर बच्चे से कितनी फॉर्म फीस लेनी है, क्योंकि रायसेम अपनी फीस रखता है, अधीनस्थ बोर्ड की अलग अपने हिसाब से फीस चार्ज होती है, क्योंकि हर एजेंसी कोई कितने में करवाना चाहती है एग्जाम कि भी हम तो इतना पैसा लेंगे एग्जाम करवाने का इस हिसाब से, तो वो अलग अलग रहता है साथियों। तो वो चीजें बस इश्यूज क्लियर होने बाकी है, बाकी लगभग चीजें क्लियर होने में अंतिम पड़ाव पे है साथियों। और जो विज्ञप्तियां हैं वो मैं बता दूं, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती की एक बड़ी सूचना मैं आपको दे देता हूं। जो मैंने एक लेटर डाला था वो साथियों एक विधानसभा में हमने क्वेश्चन लगवाया था, उस क्वेश्चन का एक तरीके से जवाब था वो मुख्य रूप से, और उस जवाब में इन्होंने लिखित परीक्षा का लगातार ये लोग आश्वासन दे रहे थे, लेकिन उसको अचानक से कुछ कर्मचारी संगठन और कुछ जो संविदा कर्मी भाई हैं उन्होंने इतना जबरदस्त दबाव बना रखा है कि हम जहां जा रहे हैं वहां वो हमारा पीछा भी कर रहे हैं, सब तरीके से हम लोगों को फॉलो अप भी कर रहे हैं, और वो लोग ये चाह रहे हैं कि कैसे भी ये भर्ती मेरिट से हो जाए। कोई नहीं साथियों, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं साथियों। हम चाहते हैं इस भर्ती को लिखित परीक्षा से कराया जाए ताकि फ्रेशर युवाओं को मौका मिल सके। जितने भी बेरोजगार साथी हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं साथियों, कब साथ दोगे आप भरत बेनीवाल का? 2013 भर्ती हुई, 2018 भर्ती हुई, दोनों भर्तियां मेरिट से हुई। कारण एक रहा कि अपन 2010-11 में जब हम फाइनल ईयर में हुआ करते थे तब हमने उसको 11 में जब 10-11 के टाइम पे हम लोगों ने आंदोलन करके थर्ड ईयर में कि भी लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, और हमने करवा ली। लेकिन 2013 में सारे संविदा कर्मी भाई थे, राजस्थान के 15 से 16 हजार संविदा कर्मी थे जिन्होंने आंदोलन किया, और उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने आंदोलन किया अपने आप को परमानेंट करवाने के लिए, जबकि हमने आंदोलन किया नई भर्तियां निकालने के लिए। हम भर्तियां निकलवा के लाए, 15,773 करवाई उस भर्तियों को, क्योंकि संविदा कर्मी भाइयों के लिए 7,459 पद निकाले गए थे, क्योंकि एनएचएम में 7,500 के करीब संविदा कर्मी थे जिनको परमानेंट करने की बात थी। उसके अलावा जो पद सर्जित करवाए वो हमने अपने आंदोलन से करवाए और फ्रेशर्स ने, और उस वक्त उन दोनों पदों को मर्ज कर दिया गया, और एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि वो मेरिट से करवा दी गई। तो फ्रेशर बच्चे लगे, लेकिन गिने चुने 1000-1500 बच्चे लगे। अब उसके बाद 2018 भर्ती में आ जाते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया कि ये भर्ती हम मेरिट से कर रहे हैं, इसके बाद हम कोई नहीं करेंगे। 2018 में भी ऐसा ही हुआ सेम। 4500 पद जो पहले वाली 2013 की भर्ती थी उसमें से लेस किए गए कि भाई फ्रेशर बच्चों का नंबर नहीं आ रहा, तो फ्रेशर बच्चों के लिए 4500 नई भर्तियों पे हम लोग कैसे भी करते लिखित परीक्षा से करवाएंगे और इस भर्ती में नए बच्चों को भी मौका देंगे। लेकिन उस 4500 में भी 2000 पदों की एक और फाइल चलवाई आंदोलन करके, और वो उसमें 2000 पदों को अलग से संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए चलाई, और फर्जी तरीके से हो चाहे कई तरीके से, कई लोग पीपीपी मोड पे बोनस अंक ले आए, कोई 108 वाले भी लेके आए, वो तो चलो वैलिड है, लेकिन लेके आए सारे भाई लोग, सभी को मौका मिला उसमें, और ऐसे करते करते संविदा कर्मी भाइयों की संख्या हो गई पिछली भर्ती में भी 7 से 8 हजार, और दुर्भाग्य रहा कि उसमें भी फ्रेशर युवाओं का नंबर नहीं आ सका। लेकिन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2018 में ये कहा था, पायलट साहब ने और गहलोत साहब ने, दोनों ने ये कहा था कि भी ये आप लोग ठीक है अभी आंदोलन से नहीं मान रहे हैं, हम लोग, हमारी सरकार आएगी, हम तुम्हें वादा करते हैं कि 100% इस भर्तियों को आगे लिखित परीक्षा से करवाएंगे। लेकिन अब फिर से वही रगड़ा, वही राग, और ये संविदा प्रथा इसीलिए मैं बंद करना चाहता हूं। एकमात्र भरत बेनीवाल है जो राजस्थान में संविदा कर्मियों की भर्ती के खिलाफ रहता है कि संविदा कर्मी भर्ती नहीं होनी चाहिए। 7-7 हजार में आप लोगों का शोषण करते हैं 5-5 साल तक, और फिर रगड़ते हैं, और फिर परमानेंट करने के लिए 2 साल के फिर प्रोबेशन पीरियड, और इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है जब तक बच्चे हो जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन
हमें मजबूर किया जाता है हमारे प्रोफेशन में 7-7 हजार की नौकरियों के लिए, और फिर उन लोगों के साथ इतना बड़ा शोषण किया जाता है। इस शोषण को बंद करने के लिए संविदा पे भर्तियां जो भी आते हैं उनका विरोध करना होगा। जो लोग इनको ज्वाइन कर लेते हैं ये बड़ा दुर्भाग्य है साथियों। मेरे सभी साथी थे, सीएचए साथी थे, उनके साथ कितना बुरा हुआ बेचारे 3 महीने। मैंने उनको कहा था आप लोग ज्वाइन मत कीजिए साथियों, ये लोग बहुत गलत करने वाले हैं आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे भाइयों ने, कईयों ने, मेरे साथ परिचित लोगों ने 30-30, 40-40 हजार की नौकरियां छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल से और सीएचए ज्वाइन किया, जबकि मैंने उनको साफ मना किया था कि साथियों मत करो मत करो। क्यों? मैं कोई सीएचए भाइयों के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं सभी सीएचए भाइयों के साथ हूं। मैं तो चाहता हूं कि 1.5 लाख अगर नर्सेज है पूरे राजस्थान में तो 1.5 लाख के 1.5 लाख को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। कौन चाहता है कि उनके भाइयों को नौकरी नहीं मिले? सभी भाइयों को नौकरी मिले, लेकिन उस तरह से सरकारें भी तो तरीके से काम करें ना। लेकिन सरकारें भी तो शोषण करती है ना आप लोगों का, आप उसी चीज को नहीं समझ पाते हो। अब 1-2 साथी लोग विरोध कर देते हैं, कह देते हैं कि भाई साहब तो इसका विरोध कर रहे हैं उसका। अरे भैया मैं उस चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज का ग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि भाई कैसे भी आगे चल के किसी के साथ ऐसा शोषण नहीं हो, उसको रोकने का प्रयास होता है। सीएचए वाले साथियों के लिए अभी भी मैं बता रहा हूं आपको, 9,000 की या 8,000 की जो आपको बेवकूफ बनाने की बातें की जा रही है, 1% किसी के लिए मैं आज आपको शर्त लगा के कह रहा हूं। किसी चीज पे भी मेरे से पूछा था लोगों ने कि ऐसी बात हुई है क्या? कोई फाइल नहीं चली है, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है पूरे चिकित्सा विभाग में सीएचए से रिलेटेड, सिर्फ गोलियां दी जा रही है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथियों मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए। मैंने शुरू में आप लोगों के लिए जो मेडिकल फोर्स के हिसाब से जो चलाना चाह रहे थे ये लोग, आपको पता है इमरजेंसी फोर्स के हिसाब से एक स्पेशल फाइल चलाना चाह रहे थे लोग, और उस फोर्स के तहत जो फाइल चली थी, आप कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ नेगेटिव बातें बोली। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब वो फाइल चलवा दीजिए अगर हो जाए तो। साथियों मैं बताऊं आपको, बोनस अंक और वो फाइल चल जाती ना, कर जाते उस चीज में और एंट्री कर जाते। फिर जैसे होमगार्ड आंदोलन हुआ था हमारा, उसमें हमने परमानेंट उसके आगे वो टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, जैसे उनको सिर्फ 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, आप सभी को पता होगा भाई 1 साल में से सिर्फ 2-3 महीने ही उनकी ड्यूटियां रहती है, और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आंदोलन किया हमने। और जलकन सिंह राठौड़ जी मेरे साथ आंदोलनकारी थे, हम मुख्य रूप से उन्होंने लीड किया था होमगार्ड को, और मैंने उनका काफी साथ दिया था उस वक्त, और उनकी 10,000 से तनख्वाह भी 21,000 करवाई गई आंदोलन के बाद, और उनका सिस्टम सुधरा। तो साथियों इस तरह से सुधरते सारे सिस्टम, एक बार घुसा जाता है कैसे भी किसी भी क्षेत्र में, फिर उसके बाद अटैक किया जाता है। तो साथियों अब मैं आपको बता दूं कि जो बाकी की मुख्य रूप से अपनी बात तो चल रही थी लिखित परीक्षा ली, लेकिन साथियों मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग भी, आप लोगों को ना बोनस अंक अभी तक मिला ना कुछ और, मैं तो अपने सीएचए वाले साथियों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग नई भर्ती के लिए और लिखित परीक्षा के लिए जागरूक हो जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। सभी साथी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं मजबूती से, और किसी भी तरह से साथ दें, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है इसी तरह से चलता रहा तो। इसलिए लिखित परीक्षा जरूरी है साथियों, नए युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। कितने साल हो गए उनको परेशान होते हुए, हर हाल में हमें इस बात को इसके लिए लड़ना है और आगे बढ़ना है साथियों। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो नई भर्तियां हैं उसमें चाहे मेडिकल ऑफिसर की मैंने बता दी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की बता दी, ईसीजी की भी फाइल अब नई चलवा रहे हैं। बैकलॉग का हमने 5 सीटें थी जो क्लियर करवा के भर्ती बाइंड अप करवा दी है अब लगभग, और अब जो बची है उनको जुड़वा के और नए पदों पे नई ईसीजी की भर्तियां निकलवाने का हम काम करेंगे। मैं झूठी फूफा नहीं करता हूं, आप लोग बेवकूफ बने, कुछ 1-2 साथी के केस भी लग गए 10-20 एक महीने पहले, और मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनको भी, जो भी साथियों के केस लगे मेरे मेडिकल विभाग में, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग राजनीति से दूर रहिए। आप लोगों में से किसी को भी केस निपटाने की बात हो तो मैंने बात की है अधिकारियों से, आप लोग आ सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपका भी केस निपटाया जाएगा। जिनके केस मुकदमे लग गए थे गलती से, और कहीं किसी और आंदोलन में चले गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि भी ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, तो साथियों आप लोग राजनीति के शिकार उस वक्त हो गए थे। आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं नेक्स्ट चीज कि जितनी भी भर्तियां इसमें नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की जो भर्ती है, लिखित परीक्षा से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, लेकिन लिखित परीक्षा से करवाने का हमारा प्रयास है। इसको अभी भी लगे हुए हैं, और डर यही है कि भी मेरिट से कराने के लिए सरकार ऊपर से दबाव बना रही है अधिकारियों पे, और मेरिट से अगर सरकार ने दबाव बनाया तो आपको पता है 100% मेरिट के चांस हो जाएंगे, और काफी हद तक चांस हो भी गए हैं। शिफू को फाइल भी भेजने की बात हुई थी अभी, लेकिन शिफू ने पूरी तरह से इसको यस नहीं किया है साथियों। जब तक पूरी तरह से इनकी सहमति नहीं बन जाएगी, एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये नहीं मान सकते कि ये भर्ती मेरिट पे होगी। अभी हमारे पास मौका है साथियों, हम मेहनत कर लेंगे तो लिखित परीक्षा से होने की संभावना है, और इसमें पद भी तभी बढ़वाएंगे अब जब हम लोग 100% हम लोगों को शॉर्टी हो जाएगी लिखित परीक्षा से। मैं चाहता तो इसकी भर्तियों के 5,000 पद करवा चुका होता अब तक साथियों। आपको पता है हर भर्ती में मैंने पद बढ़वाए आंदोलन करके, लेकिन सिर्फ इसी वजह से अभी तक पद नहीं बढ़वाए क्योंकि
अब जैसे फार्मासिस्ट वाले साथी हैं, उनके साथियों के लिए जैसे अब 2 फाइलें चली हुई थी साथियों, मैं आपको बता दूं, दूसरी फाइल 2 फाइलें चली हुई हैं, दूसरी फाइल भी लगभग क्लियर होकर आ चुकी है। लेकिन साथियों किसी भी हाल में हमारी लिखित परीक्षा से भर्ती हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम बकायदा उस पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोर्ट के न्यायालय के अधीन भी हो सकता है सारा काम। आप सभी ने देख लिया होगा पूरा पूरा, उसको लाइन को पढ़ा होगा। आप सरकार को खुद को पता है कि इस बार अगर मेरिट बेस पे भर्ती होती है तो 100% इस पे स्टे आएगा। और मैं आज आपको क्लियर बात बता रहा हूं, जो साथी जो एनएचएम वाले मेरे भाई है वो सोच रहे हैं कि भी इस भर्ती में हम लोग परमानेंट हो जाएंगे या कुछ और, साथियों 1250 ही पद रहेंगे। इसमें वृद्धि होने की अभी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन क्योंकि अभी तक पूरी फाइल क्लियर नहीं हुई है। कुछ लोग सोच रहे 3250 हो जाएगी, जो मैंने बोली थी उस वक्त कि 3250 हो सकती है, लेकिन वो संख्या बाद में बढ़ जाएगी, कई लोगों को ये लग रहा है। लेकिन आपको बता दूं, मेरिट आधार पर अगर भर्ती होती है, परीक्षा होती तो इसमें पदवृद्धि हो सकती थी अगर विज्ञप्ति जारी हो गई तो, क्योंकि परीक्षा तक आराम से हो सकता है। लेकिन इस भर्ती में अगर एक भी सूची जारी हो गई तो उसके बाद पदवृद्धि वैसे ही नहीं हो सकती। और मेरिट पे होती है तो ये स्पीडली कराने की कोशिश करेंगे, उल्टा सीधा करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले ये लिखित परीक्षा का जो पहले जारी हुआ है पूरा, हमने जो डीओपी से जारी करवाया था, उसके चक्कर में 100% इन दोनों भर्तियों पर कोर्ट स्टे आएगा, नर्सिंग ऑफिसर हो चाहे फार्मासिस्ट हो। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये भर्तियां सरकार खुद अटकाना चाह रही है, सरकार नहीं कराना चाहती इन भर्तियों को, सीधी बात मेरी यही है। और फार्मासिस्ट तो शायद सरकार लगाना ही नहीं चाहती, सच्चाई ये है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि आप लोगों की विज्ञप्ति रद्द करके फिर मेरिट से कराना, पूरा गेम खेलना, एक बार की मेरिट फिर लिखित से, ये सब तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने लगातार भर्तियां देखी है इतने सालों से, मैं रोज देखते हुए आ रहा हूं सरकार का क्या गेम प्लान चल रहा है, हमें पता है साथियों, किसी को नहीं लगने देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लिखित परीक्षा से आज भर्तियां होती तो बोनस अंक आपको 30 मिल रहे थे, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर वाले और जो फार्मेसी वाले साथी हैं उनको बोनस अंक 30 मिल रहे थे। और 30-40 नंबर लाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं था, 40 नंबर में श्योर सिलेक्शन हो रहा था साथियों आपको। और जो व्यक्ति 40 नंबर नहीं ला सकता, मुझे नहीं लगता कि उसको नर्सिंग ऑफिसर या फार्मासिस्ट बनने की आवश्यकता है इस राजस्थान के अंदर। यानी उसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेड़ा गर्क है उस व्यक्ति का। और ऐसा व्यक्ति मेरे हिसाब से तो उसको ये पद से खुद इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि वो किसी की क्या रक्षा करेगा जब वो खुद 40 नंबर नहीं ला सके, तो वो किसी की क्या रक्षा करेगा यार। और दिखता सबको ये लगता है कि इससे शोषण नहीं, बोले हम परमानेंट, साथियों परमानेंट सभी होंगे, 100% होंगे, लेकिन 40 नंबर लाने की क्षमता भी नहीं है, तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूं साथियों। इसके अलावा 100% हम लिखित परीक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। और साथियों अब आ जाइए जो जितने भी कैडर्स हैं, उन कैडर्स के निर्माण के लिए, चाहे वो डायलिसिस हो टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो, कैथ लैब वाले हो, नेत्र सहायक वाले हो, सभी साथियों के लिए, चाहे वो कैडर हो, प्रमोशन का भी सारा सिस्टम हो, सारा का सारा अभी से हम लोग तैयार कराने में सक्षम हुए हैं। काफी स्पीडली फाइलें चली हैं, आपको पता है 9 कैडर्स की तो फाइल चल चुकी है। और अभी डॉक्टर पृथ्वी जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उस दिन आंदोलन हुआ था, घेराव हुआ था, तब उच्च अधिकारियों से हमारी वार्ता कराई गई थी, सभी ने जाके और सबके सामने सारी बात हुई है सारे कैडर्स के बारे में। साथियों बिल्कुल चिंता ना करें, 100% हमारा काम होगा, बस राजनीति से बचें। आप लोगों में, पैरामेडिकल वालों में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेडिकल फील्ड में यही है कि कर्मचारी नेता कई बार आप लोगों को डील करते हैं, और उन नेताओं ने आज तक संविदा पे भर्ती रोकने के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ पर्चियां काटी और फिर उन संविदा कर्मियों का शोषण करते हैं ये कर्मचारी नेता। कैसे शोषण करते हैं कि संविदा वाले लोग हैं, इनको बढ़िया तो काम में लेते हैं हॉस्पिटल में संविदा पे लगे हुए लोगों को। क्यों? क्योंकि पता है कि भाई ये स्थायी स्टाफ है और वो संविदा वाला है, तो स्थायी स्टाफ में से कई लोग तो नेतागिरी करते हैं, और वो नेतागिरी वाले लोग उन संविदा वालों को यूज करते हैं और उनसे काम करवाते हैं पूरा का पूरा। लेकिन कुछ लोगों को तो शोषण की आदत पड़ चुकी है, और वो चीज जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा साथियों। मैं चिकित्सा विभाग को पूरे को सुधार के छोड़ूंगा, ये मैंने कसम खाई है, और मैं इसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं साथियों। ये जो डर रहा है, मैं ये नहीं कहता भी संविदा पे लगे हुए भाई परमानेंट नहीं होने चाहिए, भाई वो परमानेंट होने चाहिए, लेकिन उसका एक अलग तरीका हमने सरकार को सुझाया है। उसके बावजूद अगर आप हमेशा ही बेचारे इन बेरोजगार युवाओं का हक मार के और इस तरह से करोगे, ये चीज कितनी गलत है साथियों। अब मैं आपको डेली ये जितने भी कैडर्स हैं, इन सभी कैडर्स पे जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कराने के लिए, और जो आंकड़ा है सरकार ने मांग लिया है, मैं आपको बता देता हूं, रिक्त पदों का क्लियर बता देता हूं। राजमेश जो है चिकित्सा शिक्षा
और चिकित्सा स्वास्थ्य जब तक अलग नहीं होंगे तब तक ये भर्तियों का डाटा क्लियर नहीं हो पाएगा ढंग से। लेकिन अब चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों विभागों को अलग करते हुए चिकित्सा शिक्षा के अंडर में सारी मेडिकल कॉलेजेस आती है और उन मेडिकल कॉलेजेस में सब में हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में ही ये वैकेंसीज आनी है सारी की सारी। और उन हॉस्पिटल्स में सभी में वैकेंसियां निकलवाने के लिए चाहे ये सारे कैडर ले लो पैरामेडिकल के या फार्मेसी के ले लो या नर्सिंग ट्यूटर्स की जितनी भी कॉलेजेस है, नर्सिंग कॉलेजेस हो चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो चाहे फार्मेसी कॉलेज हो, सब राजमेश के अंडर में आजकल आने लग गई हैं, कुछ एक गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के। और जितनी भी कॉलेज है इनमें नर्सिंग ट्यूटर हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, सभी की भर्तियों के लिए लगातार हम लोग संघर्ष रहता है। जल्द ही इन भर्तियों को निकलवाने का काम किया जाएगा। नर्सिंग ट्यूटर और इन सभी के भर्तियों का लगभग वित्तीय स्वीकृति का काम हो गया है। एक लेटर भी आया है जिसमें 50% डीपीसी और 50% नई पदों का सृजन, नए पदों पे भर्ती की जाएगी, ऐसा आया है। लेकिन ये लेटर बहुत पहले से हो रहा है, कई बार आ चुके हैं ऐसे लेटर, लेकिन इन लेटर्स का कोई तुक नहीं है जब तक भर्ती नहीं निकले, क्योंकि फिर 309 भर्तियां हैं, उनमें से फिर आधी कर देंगे, 150 कर दी, मान लो 150 डीपीसी पे दे दी, 150 पे भर्तियां निकाल दी, 150 पे भर्तियां निकाल दी। भर्तियां नहीं निकालेंगे, ये 150 रख लेंगे, फिर 51 पद और सर्जित होंगे, वो इसमें जुड़ेंगे, फिर इसमें दोबारा लेटर आ जाएगा, 50-50 होंगी इसमें से भी, उसमें से भी 100 ले गए, 100 पे भर्ती निकाल दो। ये इस तरीके की बातें चलेंगी। ऐसे करते करते 50 ही बचेंगी लास्ट में, कुछ भी भर्ती नहीं बचेंगी। इसलिए आप लोग साथ दें, जितने भी कॉलेजेस में नर्सिंग ट्यूटर्स हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस में लगे हुए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग साथ दें, जिससे ये सिस्टम सुधर सके और हम प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और नर्सिंग ट्यूटर सभी की भर्तियां निकलवा सकें। साथियों, इसके अलावा और निकालने के अंतिम छोर पे हम वित्तीय स्वीकृति भी लिया है, सारे काम हो चुके। सरकार सिर्फ इस चीज का वेट कर रही है। मुझे पता है कि भी सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमने इतनी भर्तियां करवाई और सही समय पे भर्तियां करवाएंगे, ऐसा सरकार को लगता है। और सरकार उस बढ़ाई को लेने के चक्कर में लेकिन बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी कोई चेंज हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे साथियों, और फिर आंदोलनों का भी तुक नहीं रहेगा। जब तक नया मुख्यमंत्री आएगा उसको सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, नए मंत्री आएंगे उनको समझाना पड़ेगा। तो साथियों, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, वो अपनी बातों पे रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। अपन लोगों को रखना आता है, अगर नहीं रहते तो। साथियों, अब मैं आपको बता दूं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आप लोगों की सारी बातें सभी युवाओं तक पहुंच सके, पूरे मेडिकल छात्रों तक पहुंच सके, और दूसरे जितने भी कैडर्स हैं, जितने भी मेरे बेरोजगार साथी है पूरे राजस्थान के, पूरे जो बेरोजगार साथी मुझसे जुड़े हैं, उन तक ये बातें पहुंच सकें। साथियों, इसके अलावा डेंटल डॉक्टर्स की वैकेंसी, डेंटल टेक्नीशियन की भर्ती, तो डेंटल डॉक्टर्स की मैं आज आपको क्लियर बता देता हूं। 200 के करीब वैकेंसी हम लोग निकलवाने का काम करेंगे। फाइल को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, लगभग 200 के करीब को तो वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। हम तो ज्यादा निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन 200 की लगभग पद ऐसे हैं, 208-9 पद ऐसे हैं जिन पे वित्तीय स्वीकृति का पूरा फाइनल हो गया लगभग सारा मिला के। तो साथियों, जल्दी डेंटल डॉक्टर्स की वैकेंसी निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। और आरयूएचएस जो है उसके अंदर भी कुछ पद खाली पड़े हैं, जैसे चाहे डेंटल डॉक्टर्स के हो, चाहे एमओ के हो, चाहे पर्सनली वो आरयूएचएस ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसकी पर्सनली जो हॉस्पिटल है उसके अंदर 101 के करीब नर्सिंग स्टाफ की भी नई भर्तियां आने की पूरी संभावना हो गई है। और उसमें नर्सिंग ट्यूटर हो, चाहे प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी पोस्टों पर एक नई भर्ती आने की तैयारी हो गई है। हम लोगों ने मेहनत की है काफी, उस फाइल को लेकर रोज भागे, खूब घूमे हैं कि भाई उस फाइल को लेकर कि भी जल्द से जल्द समाधान हो उसका। और वीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस 1 महीने में आरयूएचएस के अंदर भी भर्तियां निकाली जाएगी। तो साथियों, अब मैं आपको बता दूं, कुछ एक वैकेंसी संविदा पे हैं जिन पे पे स्केल बहुत कम है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे मैनेजमेंट कोटे की हो, चाहे आयुर्वेद डॉक्टर्स की हो, चाहे किसी की भी हो एनएचएम के अंडर में। लेकिन उनकी सैलरी पे स्केल बहुत कम होने की वजह से हमने उसमें चाह रहे हैं कि हम उसमें पे स्केल बढ़ के आए, नहीं तो फिर वो शिफू कराने की बात चल रही है कि शिफू कराएगा उन भर्तियों को लिखित परीक्षा से, सारी भर्तियों को। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखेंगे, 100% हम लोग जीतेंगे। और साथियों, जितनी भी साथ अलग से जो वैकेंसीज हैं, उन सभी साथियों के लिए लगातार हमारा संघर्ष चलता ही रहता है। दूसरे साथियों का भी मैं खूब साथ देता हूं, तो उन साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस अभियान में और मेरे इस पूरे सिस्टम को बदलने के, जिस सिस्टम से मैं हूं, मैं चाहता हूं मैं उसको बदल कर छोड़ूं। जो इंसान अपने जिस सिस्टम में रहता है उस सिस्टम को ही नहीं बदल पाएगा, तो शायद मेरे हिसाब से वो लीडर बनने के लायक भी नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि 4 साल में कोई भर्तियां हुई नहीं। मैं तो ये नहीं मानता कि भाई, शायद कई लोग बेरोजगारों की लीडरशिप भी करते हैं, तो लीडरशिप तभी संभव अच्छी बेस्ट मानता हूं मैं तो कि भाई आपने कुछ करवाया हो। 4 साल में तो शायद मेरे हिसाब से लेवल फर्स्ट जो रेट है उसके अलावा कोई भर्ती हुई नहीं है पूरी, वो भी अटकने में आ रखी है। हाईकोर्ट ने में सुनवाई चल रही है कि उसको भी जैसे सेकंड रद्द की तो फर्स्ट रेट लेवल फर्स्ट रद्द भी होनी चाहिए। इस तरह की बातें आ रही हैं कोर्ट में। साथियों, पटवारी की एक भर्ती में मैंने इंटरफेयर किया था, आंदोलन किए थे,
जो एक कंप्लीट जरूर हुई है, उसमें एक लीडर और था मेरे साथ। बाकी साथियों लगभग हमने जो भर्तियां उठाई सारी पूरी हुई, लेकिन रणनीति के तहत किया हमने काम, ग्राउंड लेवल पे किया, उसी की बदौलत। ऐसे माहौल बनाने में रहते तो शायद आज सरकारों का विरोध ही करते रहते, खुलेआम विरोध भी करते हैं, विरोध करने की जगह पे करते हैं, लेकिन झूठा फर्जी डेमोबाजी करते रहते तो शायद आज वो भर्तियां भी इसी तरह से अटकी पड़ी रहती, मेडिकल वाली भी। मैं मेरा डेमो बना लेता, मैं मेरे फॉलोअर्स बढ़ा लेता, मैं मेरी नेतागिरी चमका लेता, लेकिन ऐसा कभी मैंने नहीं किया साथियों। मुझे जब लीडरशिप करनी होगी, खुलेआम राजनीति करनी होगी, उस दिन मैं खुलेआम आऊंगा। और इस सिस्टम में आना भी जरूरी है, क्योंकि साथियों इस सिस्टम में जब तक स्वयं नहीं आएंगे शायद इन आंदोलनों से ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। ये तो आपको भी पता है साथियों, क्योंकि इन आंदोलनों से लिमिटेड आप कुछ करवा सकते हो, लेकिन आपके हाथ में अगर कलम होगी तो आप 100% सब कुछ बदल पाओगे साथियों। हमने आईएएस की भी तैयारी का प्रयास किया था, लेकिन आईएएस की तैयारी सिर्फ इसीलिए छोड़ी मैंने, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ब्यूरोक्रेसी भी पूरी ऊपर लीडरशिप और नेतागिरी के राजनीतिक लोगों के द्वारा ही संचालित की जाती है। इसलिए साथियों आप लोग साथ बनाए रखें, 100% आप लोगों के लिए लड़ेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। साथियों वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे जो आंदोलन है इसको मजबूत किया जा सके। कल हम लोग निकल रहे हैं, जो है यहाँ से मैं साइकिल लेके निकलूंगा 11:15 बजे गांधी सर्किल से जयपुर, और सभी साथियों से मिलते हुए, और सारी जगह आपको मैंने बता दी है। सारे के सारे साथी लोग जो सत्याग्रह अपना आंदोलन है, इस सत्याग्रह आंदोलन का, युवा सत्याग्रह आंदोलन, इसका साथ दें। क्रांति मार्च में जो लोग बीच में मिलेंगे सभी से मिलते हुए मैं आगे निकलूंगा साथियों। साथ ही इसी के साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, तीनों जगह पे मुझे फॉलो जरूर करें, जिससे मैं और मजबूत हो सकूं और आप लोग भी मजबूत हो सको। हम लोग यूनाइट रहेंगे तो 100% जीतेंगे साथियों। और कुछ लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूं मैं, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले साथी हैं, उनकी अभी तक काउंसिल नहीं बन पाई है साथियों, और उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। उसकी फाइल भी चल गई थी, वो अंतिम पड़ाव में है। वो जल्द से जल्द फाइल पूरी कंप्लीट करके फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पदों पे बहुत कम भर्तियां आती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी कुछ गिने चुने पदों पे आई थी, लेकिन और भर्तियां हम निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सालयों में भी अब भर्तियां करवाने की प्रयास कर रहे हैं। और आखिरी में भर्ती आपको बता दूं साथियों, आयुर्वेद वाले साथी हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स हो चाहे आयुर्वेद नर्सेज हो, दोनों के लिए बहुत कम भर्तियां आ रही हैं। वो भर्तियां निकलवाने के लिए, वो विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सुभाष गर्ग जी से मैं दोबारा मिला था, लेकिन थोड़े नकटे मंत्री हैं ये लोग, तो इन नकटे मंत्रियों का जो है हालत हमने पहले भी सुधारी और अब आगे भी सुधारेंगे। मंत्रियों को पता है हम लोगों का जो आंदोलन है वो इस तरह का खतरनाक रहता है, वो सभी पता है। बेवजह की डेमोबाजी नहीं रहती। जिस दिन इलाज बिठाता हूँ मंत्रियों का सॉलिड बिठाता हूँ, और 4 मंत्रियों से पहले वालों से पूछ लेना जिनके अब तक पढ़ चुके हैं उल्टे सीधे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से साथ दें, जिससे हम लोग आगे मजबूती से बढ़ सकें। जल्दी आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स के लिए और नर्सेज के लिए भी भर्ती निकलवाने का काम हम लोग करेंगे साथियों। धन्यवाद। जितने साथी लोग हैं जो दूसरी भर्तियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो और लाइव कर दूंगा साथियों। ये चिकित्सा विभाग के लिए मुख्य रूप से आज लाइव था, क्योंकि अभियान मुख्य रूप से चिकित्सा विभाग सुधारो अभियान है। इसमें जितनी विसंगतियां उनको सुधारेंगे, और सबसे मेन मुद्दा प्राइवेट कॉलेजेस, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सभी में 26,500 रुपए जो न्यूनतम पे स्केल होनी चाहिए, ये एक बड़ी विसंगति है। वेतन विसंगति कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 7-7, 8-8 हज़ार रुपए सैलरी में उनको रखते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और जो ट्यूटर्स हैं नर्सिंग कॉलेज में, उनको भी बहुत कम सैलरी मिलती है। तो जब तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं होगा पूरे भारत सरकार में, 2010 में ये एक्ट आया था, जब तक ये सारे हॉस्पिटल्स ऑनलाइन नहीं होंगे, कॉलेजेस ऑनलाइन नहीं होंगे, पूरा चिकित्सा महकमा ऑनलाइन नहीं होगा, यानी एक स्टाफ ऑनलाइन नहीं होगा, तब तक हम लोग इस सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे। इसी तरह से शोषण होता रहेगा। और लेबर एक्ट जो है उसमें भी संशोधन होना चाहिए, जिससे 26,500 रुपए जो सुप्रीम कोर्ट का केस हम लोग जीते थे आज से 5 साल पहले, वो अब तक भी लागू नहीं हो पाया। पूरे इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल थे